नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का टीएनपी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। मिडिल ईस्ट में युद्ध को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है, होर्मुज पर पहरा लगा हुआ है और देश में महंगाई का मीटर ऑन हो चुका है। महंगाई लोगों के जेब पर बोझ बनती हुई नजर आ रही है। लगातार जिस तरह से पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के दाम बढ़ रहे हैं, उसके बाद जनता के मन में कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल सबसे बड़ा ये कि ये जो महंगाई का मीटर ऑन हो चुका है, क्या जब तक होर्मुज से पहरा नहीं हटेगा तब तक ऐसे ही दौड़ता रहेगा? और अगर होर्मुज पर पहरा लगा हुआ है तो सरकार क्या कोई वैकल्पिक रास्ते अख्तियार कर रही है? क्या चीजें सरकार के हाथ से बाहर निकलती हुई नजर आ रही हैं? और क्या जिस तरह से विपक्ष सवाल पूछ रहा है कि सरकार इस मसले को लेकर क्या कर रही है, क्या वाकई देश के सामने एक बड़ा आर्थिक संकट आने वाला है? और क्या अभी केवल महंगाई की शुरुआत भर हुई है? आने वाले दिनों में जो ये महंगाई का मीटर है वो और तेजी से भागता हुआ नजर आएगा। इन तमाम सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। आज मेरे साथ यहां पर मौजूद हैं जाने माने अर्थशास्त्री प्रोफेसर अरुण कुमार जी। अरुण जी, बहुत बहुत स्वागत आपका टीएनपी न्यूज़ पर। अरुण जी, सबसे पहले तो मैं आपसे समझना चाहूँगा सर, अब देखिए पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं और सीएनजी के दामों में भी इजाफा देखने को मिल रहा है। अब होर्मुज पर पहरा लगा हुआ है, पूरी दुनिया को पता चल चुका है। वैश्विक जो अर्थव्यवस्था है वो डामाडोल होती हुई नजर आ रही है। भारत के दृष्टिकोण को लेकर के मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि क्या जब तक ये पहरा नहीं हटेगा तब तक महंगाई इसी तरह से बढ़ती रहेगी? और पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर खास तौर पर अभी भी सरकार ये कह रही है कि जो पेट्रोल कंपनियां हैं उनको अभी भी रोजाना 700 से 800 करोड़ का घाटा उठाना पड़ रहा है। अब मुझे वो टाइम भी याद आता है जब सस्ते दरों पर तेल खरीदा गया था, तब जनता को राहत नहीं दी गई थी। तो क्या पेट्रोल डीजल के दाम अभी 10 से 12 रुपए और बढ़ सकते हैं? और क्या जब तक पहरा नहीं हटेगा तब तक ये मीटर ऑन ही रहेगा? सही आपने कहा कि जो पेट्रोल जो प्रोड्यूसिंग कंपनीज हैं उनको तो नुकसान हो रहा है ना, क्योंकि जितना बाहर तेलों के दाम बढ़े हैं, क्रूड के, गैस के, उतने हमारे यहाँ नहीं बढ़ाए गए हैं ना। तो इसलिए उनको जब तक घाटा रहेगा तो सरकार करेगी। लेकिन ये भी है कि जब दाम घटे थे उस समय उन्होंने कंपनियों ने घटाया नहीं था, तो उनको भी उस समय 70-80 हज़ार करोड़ रुपए का फायदा हुआ था। तो अगर ये मान भी लें कि अभी 70,000 करोड़ रुपए का जो है वो हो, फिर भी उसके बाद तो बढ़ाने पड़ेंगे, है ना। जब वो एडजस्ट कर भी लेंगे जो उतना प्रॉफिट हुआ था, और सरकार का दबाव रहेगा कि भाई बहुत ज्यादा मत करो, जिससे कि इन्फ्लेशन उसका ज्यादा होता है। वजह उसकी है कि ये एनर्जी है, एनर्जी तो सब चीजों में इस्तेमाल होती है ना। जहां जहां उसका इस्तेमाल होगा दाम बढ़ जाएगा, तो उससे दाम अपने आप बढ़ेगा। जैसे कि अगर ट्रांसपोर्टेशन है तो डीजल का दाम बढ़ गया तो ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट, यानी कि वो डोमिनो इफेक्ट यहाँ पर काम करता हुआ नजर आएगा। अब देखिए आप किसान के खेत की सब्जी हो, इंडस्ट्री से आने वाला सामान हो, हर चीज अपने आप ही जब माल भाड़ा बढ़ेगा तब वो महंगी होती हुई नजर आएगी। तो माल भाड़ा बढ़ेगा। दूसरा ये कि जैसे किसानी है ना, उसमें आपको जो डीजल जो पंप के लिए भी चाहिए, उसको आपको जो और दवाएं भी चाहिए, उसके लिए सबके दाम बढ़ेंगे। क्योंकि जो अभी शॉर्टेज है वो सिर्फ क्रूड की शॉर्टेज नहीं है। क्रूड ऑयल में ना बहुत तरह की चीजें होती हैं, जैसे उससे फर्टिलाइजर बनता है, तो फर्टिलाइजर की शॉर्टेज हो जाएगी जब तक क्रूड की शॉर्टेज रहेगी। और जो पश्चिम एशिया था वहां से बहुत सारा क्रूड, वहां से फर्टिलाइजर आता था, तो वो भी कम हो गया और यहाँ का उत्पादन भी कम हो गया। और तीसरा ये कि एल नीनो आ रहा है, सुपर एल नीनो, उसकी वजह से सूखा पड़ेगा तो फूड इकोनॉमी में काफी असर पड़ेगा। दूसरा, उससे प्लास्टिक्स बनते हैं, है ना, तो आपकी प्लास्टिक की कुर्सियां हैं, मग हैं, इस सब पे असर पड़ जाएगा। इससे पैकेजिंग मटेरियल निकलता है, तो पैकेजिंग मटेरियल शॉर्ट होगा तो आपकी बिक्री में असर आ जाएगा। इसमें केमिकल निकलते हैं जिससे दवाएं बनती हैं, तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी असर आ जाएगा। फिर ये शर्ट है, इसमें जो आपका थ्रेड होता है सिंथेटिक, उसका केमिकल वहां से निकलता है, तो जो कपड़े के जो व्यापार पे भी असर पड़ेगा। यानी कि एक चीज नहीं, ढेरों चीजों पे असर पड़ेगा, है ना। इसमें से आपका हीलियम भी निकलता है, वो हीलियम आपके जो कंप्यूटर चिप्स वगैरह प्रोड्यूस करते हैं उसमें जो होता है, तो ढेरों चीजों पे असर पड़ेगा। तो सब चीजों के दाम बढ़ेंगे। जब सब चीजों की कमी होगी तो सब चीजों के दाम, तो एक ही चीज नहीं, दसियों चीज के दाम जब बढ़ेंगे तो अर्थव्यवस्था में इन्फ्लेशन का रेट तेज हो जाएगा। और ये अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कल खुल भी जाता है तो अभी जो ऑयल फील्ड्स हैं, जो गैस फील्ड हैं, उन पे इतना जो है ज्यादा अटैक हुआ कि उसको रेस्टोर करने में भी 3-4 महीने लगेंगे। तो अभी 3-4 महीने तक तो ये असर बढ़ता जाएगा, और जितना ये दिन समझौता नहीं होता है उतना और आगे चलेगा। तो अगर ये समझौता नहीं होता 3-4 महीने, तो ये असर 7-8 महीने तक रहेगा। तो अभी आप ये समझिए कि जो हमारी स्थिति है वो एक स्टैगफ्लेशन की स्थिति में जा रही है। मतलब कि जो प्रोडक्शन है वो नहीं बढ़ेगा और जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ेगा। और इन्फ्लेशन क्यों बढ़ेगा? क्योंकि सब्जियों के दाम,
और जो गरीब आदमी है उसके लिए तो इन्फ्लेशन बेतहाशा बढ़ रहा है। क्योंकि जैसे अभी नोएडा में जो दिक्कतें हुई तो वर्कर्स ने बताया कि वो 10-11-12 हज़ार रुपए कमाते हैं। अब जो गैस का सिलेंडर 950 का है वो 4-5 हज़ार का हो गया, तो उसका तो 3,000-4,000 अतिरिक्त खर्च हो गया, तो 11 हज़ार में उसके पास कुछ बचेगा ही नहीं। उसका जो किराया कैसे देगा, मुझे ट्रांसपोर्ट कैसे करेगा। लोग यहाँ पे पैदल चल रहे हैं, ना कि ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। खाना एक बार बना रहे हैं दिन में, है ना, जिससे कि 2 बार गैस का इस्तेमाल ना करना पड़े, है ना। फिर जो ढाबे में खाना खाता था 50 रुपए 80 रुपए के, उसका 150 रुपए हो गया, है ना। वो कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम बढ़ेंगे तो वो जो है सभी चीजों पर धीरे धीरे उसका इफेक्ट जो है पड़ता हुआ नजर आएगा। उसका इन्फ्लेशन तो 30-40% हो गया। मतलब हमारे जो फॉर्मल इन्फ्लेशन है सीपीआई का, वो तो हम 3.5% कह रहे हैं, पर गरीब आदमी के तो इन्फ्लेशन 20-30-40% पहुंच गया है। उसके लिए तो धमाका हो ही गया है, है ना। इसीलिए बहुत बड़े लेवल पे लोग पलायन कर रहे हैं कि शहर में मुश्किल हो रहा है तो गांव की तरफ जा रहे हैं। तो यानी कि सब तरह की परेशानियां बढ़ रही हैं, और जितना ये और खींचेगा उतनी हमारी परेशानियां और बढ़ती चली जाएंगी। खासकर जो गरीब तबका है, अपर मिडिल क्लास और रिच को तो इतना नहीं फर्क पड़ता क्योंकि उनके पास सेविंग होती है, पर जो गरीब तबका है इसके पास सेविंग नहीं। यानी कि जो सुबह नौकरी करने के लिए निकला है, वो कमाने के लिए निकला है कि शाम की रोटी का जुगाड़ हो सकेगा, अब वो ये सोच रहा है कि मैं 2 दिन कमाऊंगा फिर 1 दिन खा पाऊंगा। इस तरह की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। अच्छा, आपने रासायनिक उर्वरकों को लेकर के बात की, उसी को लेकर के मैं आपसे सवाल पूछ लेता हूँ सर। अब सरकार कह रही है कि रासायनिक उर्वरक आप मत खरीदिए, अब प्राकृतिक खेती पर जोर दीजिए। आपसे मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि अगर प्राकृतिक खेती पर अगर हम जोर देते हैं तो जो उत्पादन है हमारा, क्या वो प्रभावित होता हुआ नजर नहीं आएगा? उत्पादन पर अगर असर पड़ेगा तो क्या खाद्यान्न संकट जैसे स्थिति नजर नहीं आएगी देश में? क्या बचत के मंत्र में कहीं ना कहीं एक बड़ी समस्या भी छिपी हुई आपको नजर आती है जब हम रासायनिक उर्वरकों की बात करते हैं? तो अभी मतलब एकदम से ये नहीं ट्रांजिशन हो सकता, क्योंकि एकदम से आपका जो सारा ऑर्गेनिक खेती होती है ना, उसके एक अलग ही ढांचा होता है, जो इनऑर्गेनिक होती है उसका अलग होता है। तो आपको ऑर्गेनिक जो है उसको ट्रांजिशन करना पड़ेगा, तो एकदम से आप नहीं कर सकते, है ना। जैसे कि श्रीलंका में ये किया उन्होंने, है तो वहाँ पे एकदम से फूड प्रोडक्शन गिर गया, और वैसे ही उनके पास फॉरेन एक्सचेंज कम था, तो जय धमाका हो गया वहाँ पे। यूथ ने इतना प्रोटेस्ट किया, सरकार जो बदल गई, है ना। तो इसलिए एकदम से नहीं करना चाहिए। मेरा मानना है कि हमें एक ऑप्टिमाइजेशन स्ट्रेटजी अडॉप्ट करनी चाहिए कि जो एसेंशियल चीजें हैं उनके लिए कमी ना हो, जो इनएसेंशियल चीजें हैं उनको आप कम कर दीजिए, कैटेगराइज है ना। जैसे कि हाँ, कैटेगराइज करिए, जिससे कि जैसे सोना है, अब सोना एसेंशियल नहीं है, वो तो एक मतलब जो अनप्रोडक्टिव एसेट माना जाता है ना, तो सोने पे आप प्रतिबंध लगा दीजिए, वो एक चलेगा। आप 5 स्टार 7 स्टार लग्जरी लाइफस्टाइल पे लगा दीजिए, वो चलेगा, है ना। सरकार के जो फिजूल खर्ची है उस पे आप रोक लगा दीजिए, और उससे जो बचत हो वो फिर एसेंशियल चीज़ों में, जैसे कि आपका जो फर्टिलाइजर है, आपका जो फूड प्रोडक्शन है, टेक्सटाइल प्रोडक्शन है, जो एसेंशियल चीज़ें उसमें कमी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि उसमें कमी आ गई तो फिर इन्फ्लेशन बहुत बढ़ जाएगा, है ना। अगर सोना जो हो जाता है तो कोई इतना फर्क नहीं। 5 स्टार 7 स्टार लग्जरी कल्चर, वो मुश्किल से 2-3% लोग हैं उनके पास सेविंग है, तो हमें एक ऑप्टिमाइजेशन स्ट्रेटजी करनी पड़ेगी। तीसरी चीज़ ये है कि हमारे जितना क्रूड आ रहा है वो कम आ रहा है, तो हम एक्सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? हमारा जो रिलायंस है, हमारा जो नायरा वगैरह है, प्राइवेट कंपनियां, वो एक्सपोर्ट करती हैं 35%, तो उससे हमारी शॉर्टेज बढ़ जाती है। तो हमारे पास जितने क्रूड के रिजर्व है वो खत्म होते जाएंगे। जब वो खत्म हो जाएंगे तो फिर हमारी अर्थव्यवस्था ज्यादा परेशानी में आ जाएगी। तो सरकार ने 73 दिन वो अनाउंस नहीं किए ये सब चीजें, है ना। वो 73 दिन बाद किया, वो 73 दिन वेट नहीं करना चाहिए था कि उतने बीच में क्रूड आपका कम आ रहा है, एक्सपोर्ट भी हो रहा है, और आपका जो क्रूड रिजर्व नहीं, वो 73 दिनों के पीछे का गणित भी वो जो लोग हैं वो अच्छी तरह से समझते हैं। जिस तरह से चुनाव रहते हैं, फिर अगर बाद में मैसेज सेट करने की बात की जाती है, काफिले छोटे होते हुए नजर आते हैं हम, लेकिन हम वो भी देखते हैं कि जब चुनाव होते हैं तो किस तरह से वो काफिले बड़े हुए नजर आते हैं, चुनाव प्रचार में किस तरह से खर्च होता हुआ नजर आता है। अब आपने सोने का जिक्र कर लिया, तो फॉरेक्स रिजर्व के बाद भी आपसे कर लेता हूं मैं। अब जब फॉरेक्स रिजर्व की बात आती है तो फरवरी में जहां तक मुझे याद है 720 अरब डॉलर भारत का फॉरेक्स रिजर्व था। मई की शुरुआत में जो 690 के करीब आ गया था, और अब और घट गया है 40 बिलियन डॉलर कम हो गया। 40 बिलियन जो आरबीआई ने डॉलर भेज दिए, उसकी वजह से जो है यहाँ पर फॉरेक्स रिजर्व पर असर पड़ता हुआ नजर आता है। अब मैं कुछ डाटा के साथ में आपसे सवाल पूछूंगा सर। 2025-26 में भारत का जो आयात बिल था, कच्चे तेल का 15 लाख करोड़, सोने का 6.4 लाख करोड़, खाद्य तेल का 87,000 करोड़, और फर्टिलाइजर जिसकी हम बात कर रहे थे 1.38 लाख करोड़ रुपए। अब जब ये आंकड़े हमारे सामने आते हैं, जब आयातित खर्च हमारा ऐसा है, तो हम फॉरेक्स रिजर्व को कैसे सेव करेंगे सर? देखिए, फॉरेक्स रिजर्व्स क्यों कम हो रहे हैं उसके हमें कारण समझना पड़ेगा ना।
एक तो जो आपका इंपोर्ट बिल है बढ़ गया, क्योंकि जब दुनिया में क्रूड का और जो गैस का दाम बढ़ गया, और क्योंकि आपका जो इंपोर्टेड फूड है वो 90% है, गैस का 60% है ना, तो इसलिए उसमें आपको ज्यादा खर्च करना पड़ रहा है, तो इसलिए इंपोर्ट बिल बढ़ गया और एक्सपोर्ट कम हो गया, क्योंकि 16% आपका एक्सपोर्ट वेस्ट एशिया जाता है ना, तो वो तो जा नहीं पा रहा क्योंकि जहाज अब वहां जा नहीं रहे, है ना, तो एक्सपोर्ट कम हो गया, इंपोर्ट बढ़ गया, है ना, तो उसकी वजह से फिर आपका रुपया कमजोर होने लगता है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आपके कम होने लगते हैं, उसके चलते हुए जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है वो बाहर जाने लगता है। पहले से अगर आप देखें तो सितंबर 2024 से जब फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बाहर जा रहा है, क्योंकि उसको बाहर ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिल रही है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पिछले साल अक्टूबर से बाहर जा रहा है, पिछले साल $1 बिलियन का ही रह गया, क्योंकि हमारा जो फॉरेन जो बाहर इन्वेस्टमेंट जा रहा है वो बहुत ज्यादा जा रहा है, तो जो आ रहा है वो भी बढ़ा है, लेकिन जो जा रहा है वो भी और ज्यादा बहुत ज्यादा, तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं, फिर जो आपका रेमिटेंस है वो कम हो जाएगा, क्योंकि जितने वहां पे 1 करोड़ लोग काम करते थे भारतीय निवासी, वो सब वापस आएंगे, उनका काम रुक गया, तो वो भी कम हो गया। फिर नॉन रेजिडेंट इंडियन जो है जिनका यहाँ पे डिपॉजिट है, वो जब देखेंगे कि रुपया कमजोर हो रहा है तो वो बाहर निकालेंगे अपना पैसा। फिर हमारे जो एक्सपोर्टर है वो कहेंगे यार अगर हम आज ले आते हैं तो हमें कम रुपए मिलेंगे, हम वेट करते हैं 1-2 महीना में तो हमको ज्यादा मिल जाएगा, तो वो अपने नहीं लाएंगे। इंपोर्टर कहेगा कि जी आज खरीद लो ज्यादा, कल तो और महंगा हो जाएगा, तो वो जल्दी जल्दी, तो तरह तरह से आपके जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं उन पे असर पड़ रहा है ना, तो ये जो कम होगा तो उससे रुपया और कमजोर होगा, एक विशेष साइकिल हो जाएगी, रुपया कमजोर होगा, फॉरेन एक्सचेंज बाहर जाएगा। और एक जो सबसे बड़ी चीज हुई है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इसलिए भी बाहर जा रहा है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, क्योंकि अमेरिका का मार्केट बहुत प्रॉफिटेबल हो गया, वहां पे जो टेक्नोलॉजी कंपनी है उनके दाम बेतहाशा बढ़े, है ना, मतलब एनवीडिया जैसी कंपनी आज $5 ट्रिलियन से ऊपर हो गई, जो भारत के जीडीपी से भी ज्यादा है, बिल्कुल, है ना, हालांकि उसका उत्पादन बहुत कम है, पर ये एक्सपेक्ट, तो वहां पे रिटर्न ज्यादा हो गया, यहाँ पे डॉलर में रिटर्न कम हो गया, तो इसलिए वो बाहर जा रहा है। तो ये जो चीजें हैं सारी ना, ये हमारी अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई है। इसमें एक जो सबसे बड़ी चीज है कि काले धन की अर्थव्यवस्था बहुत तेज है हमारे यहाँ, उसके चलते बहुत फ्लाइट ऑफ कैपिटल होता है ना, वो फ्लाइट ऑफ कैपिटल से फिर हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कम हो जाता है। तो अगर हमारे काले धन की अर्थव्यवस्था इसी तरह चलती रही तो वो भी एक परेशानी का दौर है। तो अगर काले धन की अर्थव्यवस्था को हम कंट्रोल कर लें तो हमारा जो गोल्ड आता है, हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज बाहर जाता है, उस पर भी थोड़ी लगाम लगेगी। तो और जब इंपोर्ट ड्यूटी सरकार गोल्ड पर बढ़ाती हुई नजर आती है तो फिर जो तस्करी है वो भी बढ़ती हुई नजर आती है, लोग दूसरे तरीके वैकल्पिक रास्ते अपनाते हुए नजर आते हैं। और जब सोने की हम बात करते हैं, फॉरेक्स रिजर्व में बड़ा हिस्सा जो है सोने का भी रहता है, तो उसमें ये चीज निकल कर सामने आती है कि सोने को लोग सुरक्षित निवेश मानते हैं। और जब इस तरह से बचत का मंत्र दिया जाता है तो उनमें लोगों में एक डर का माहौल भी पैदा होता है। पेट्रोल डीजल को लेकर के एक बात अधूरी रह गई थी, वो मैं आपके साथ में पूरी कर लेता हूं। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएई जाते हैं, वहां पर डील होती है, उसमें क्या होता है कि स्ट्रेटेजिक जो ऑयल रिजर्व है उसे बढ़ाने को लेकर के डील होती है। भारत में अभी 9 है और अब ये 9 दिन का है और 3 स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व भारत के पास हैं। अब यूएई कह रहा है कि हम आपको स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व को लेकर के हम आपके लिए प्लान करते हुए नजर आएंगे, हम वहां पर भी यूएई में भी उसकी व्यवस्था करेंगे, भारत में भी उसको लेकर के व्यवस्था की जाएगी। क्या समाधान इससे अभी फौरी तौर पर भारत को मिल सकता है, क्योंकि इसमें भी वक्त लगता हुआ नजर आएगा? और क्या ये माना जाए, क्योंकि अब हम जब दूसरे देशों के में स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व की बात करते हैं तो मुझे जापान दिखता है लिस्ट में बहुत ज्यादा है उसके पास, चाइना की अगर आप कंपेयर करेंगे, क्योंकि जब हम विश्व स्तर पर बात करते हैं तो फिर हमें इन देशों से कंपैरिजन करना होगा। अमेरिका की तो आप जानते ही हैं बात, तो क्यों हम पीछे रह जाते हैं जब तेल की बात आती है? देखिए ऐसा है कि हमें जो भी कदम उठाने ना उनको शॉर्ट टर्म में, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म में देखना पड़ेगा ना। ये स्ट्रेटेजिक रिजर्व वगैरह तो मीडियम और लॉन्ग टर्म की बात है ना। आज की समस्या जो है उसको कैसे हम डील करेंगे ना, वो सबसे पहली बात है ना, कि अभी जो शॉर्टेज है उसके लिए हमको जो गैर जरूरी खर्चे उनको काटना पड़ेगा, है ना, जो इनएसेंशियल है उनको काटना पड़ेगा। 5 स्टार 7 स्टार वेस्टेज, है ना, जो सोना है उसकी खपत कम करनी पड़ेगी। और सोने की खपत कौन करता है? टॉप 5% जब पॉपुलेशन में 95% के पास तो सेविंग ही नहीं है कि वो गोल्ड में ज्यादा इन्वेस्ट करे, तो 5% जो है ना उसको हमें करना पड़ेगा, जिसके पास काली कमाई ज्यादा है। अब काली कमाई किसके पास ज्यादा है? जिसका पॉलिटिकल कनेक्शन है, जो बिजनेस कनेक्शन है ना। तो ये जो तिगड़ी चलाती है वो तिगड़ी तो रूलिंग
है, तो उनको अपने ऊपर अंकुश लगाना पड़ेगा। जब तक वो अपने ऊपर अंकुश नहीं लगाएंगे तो समाधान नहीं निकलेगा, है ना। वही तो फिजूल खर्ची कर रहे हैं सरकार में, या वही 5 स्टार कल्चर में कर रहे हैं। तो जब वो खुद पे सेल्फ रिस्ट्रेंट करेंगे तभी देश का समाधान निकलेगा। अच्छा, बाकी तो ये है कि R&D में हम बहुत कमजोर हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या आपको भी लगता है कि सरकार किसी तरह का दबाव महसूस कर रही है, क्योंकि ईरान की तरफ से ये भी कहा जाता है कि अगर भारत चाहे तो हम उसे तेल बेच सकते हैं, अमेरिका ने गैर जरूरी प्रतिबंध लगा रखे हैं, इसकी वजह से भारत तेल नहीं खरीद रहा। नहीं, दबाव में तो हम हैं ही, क्योंकि हमने खासकर ये पिछले 25 साल में अमेरिका के साथ ज़्यादा क्लोजनेस की है ना। हमारी जो स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है वो अमेरिका के साथ हमने बिल्ड करनी, तो रूस से भी डिस्टेंस हो गया हमारा, और अमेरिका के दबाव में हमने ईरान से भी वो किया है। तो इसलिए ईरान से हमने 2019 के बाद ट्रंप ने जब वो लगाया था प्रतिबंध, तो हमने वहाँ से लेना बंद कर दिया था, है ना। हालांकि वो हमसे सस्ता भी देने को तैयार था और वो हमारे लिए अच्छा भी था क्योंकि पास भी है, तो वो हमने रोक दिया। उसी तरह रूस के भी अमेरिका के दबाव में रूस का भी हमारे ऊपर जो वो था, रूस से हम खरीद रहे थे, सस्ता वो हमें दे रहे थे, तो वो भी हमने बंद कर दिया था, है ना। हालांकि उसमें थोड़ा बहुत आता रहा, पर फिर भी बड़ी मात्रा में हमने उसको कम कर दिया था। तो भारत की स्थिति ऐसी क्यों कमज़ोर हुई कि हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी कमज़ोर हो गई है। उसके पीछे वजह जो मैं कहना चाह रहा था कि वो R&D है। हम R&D में बहुत पिछड़ गए हैं, तो हमको चीन की भी बात सुननी पड़ती है, रूस की भी बात सुननी पड़ती है, अमेरिका की भी बात सुननी पड़ती है। रूस से तो हमने कई हथियार लिए जो ज़रूरी हैं, S-400 मिसाइल है, ब्रह्मोस मिसाइल है, सुखोई एयरक्राफ्ट है, क्लैशनिकोव राइफल हैं, ये सब वहाँ से आया है। तो हम नहीं उससे जो कर सकते, मतलब ख़त्म रिश्ता, क्योंकि वो नहीं तो हमारी डिफेंस जेब चीन से हम दब जाते हैं, क्योंकि उससे $102 बिलियन का हमारा ट्रेड डेफिसिट है ना। मतलब $102 बिलियन की मदद हम उनको कर रहे हैं। वहाँ से लो टेक्नोलॉजी आइटम भी आते हैं, हाई टेक्नोलॉजी आइटम भी आते हैं। लो टेक्नोलॉजी में पतंग का मांझा भी आता है, आपकी गणेश की मूर्ति भी आती है, दिवाली की लाइट भी आती है, पिचकारी भी आती है। और हाई टेक्नोलॉजी में आप देखें तो जो ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स है ना, चिप्स हैं, फिर जो मतलब आपके जो फार्मास्यूटिकल के API, जिसमें हम 2002 में करीब करीब सेल्फ सफिशिएंट थे, अब हम पूरी तरह उनके ऊपर डिपेंडेंट हो गए हैं। 80% उनके ऊपर डिपेंडेंट हो गए हैं, है ना। फार्मास्यूटिकल हम एक्सपोर्ट करते हैं, तो अगर वो API नहीं आएंगे तो हम एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। तो हम चीन के ऊपर ज़बरदस्त डिपेंडेंसी, यानी कि यहाँ तक बहुत सारी फैक्ट्रियों में चीनी मशीनरी लगी हुई है, और उसके लिए चाइनीज़ इंजीनियर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो जब ये गलवान वगैरह का जब झंझट पड़ा तो हमने वीज़ा देना बंद कर दिया। तो हमारे बिजनेसमैन ने प्लीड किया सरकार से कि प्लीज़ इनको वीज़ा दीजिए, नहीं तो हमारी फैक्ट्री ठीक से नहीं चल पा रही है। तो हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए, और अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट हो गए, क्योंकि बहुत सारे अब हथियार हम अमेरिका से ले रहे हैं, वेस्ट से ले रहे हैं। तो हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी कमज़ोर इसलिए क्योंकि R&D में हम बहुत कमज़ोर हैं। R&D में अगर हम सही रहते तो ना हमें किसी की बात नहीं सुननी पड़ती। आज सबकी बात हमें सुननी पड़ती है और हम बीच में पिस जाते हैं। तो ये R&D में कमज़ोरी क्यों है? क्योंकि हम खर्च नहीं करते। R&D में हम 0.65% GDP का खर्च करते हैं, जबकि चीन और अमेरिका 3% खर्च करते हैं। और चीन की अर्थव्यवस्था हमसे 5 गुनी बड़ी है और अमेरिका की हमसे 20 गुनी बड़ी है। तो चीन हमसे 22 गुना ज़्यादा R&D में खर्च करता है और अमेरिका हमसे 100 गुना ज़्यादा है, इसलिए वो बहुत आगे हैं, है ना। और इसीलिए हमारे ऊपर दबाव बना रहता है कि हम R&D में कमज़ोर हैं। हर चीज़ को हमको इंपोर्ट करना पड़ता है, और जो हमारे एक्सपोर्ट है वो ज़्यादातर जो रॉ मटेरियल होते हैं, या जो जैसे कि फ़ोन्स हैं, वो असेंबल्ड फ़ोन्स हम यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं, है ना। पर वो हम उसकी टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है कि हम उनके चिप्स बना लें या बाकी सब चीज़ें कर लें। तो हमें R&D में जो खर्च करने के लिए मतलब तब संभव है जबकि हम अच्छी शिक्षा देंगे। अगर अच्छी शिक्षा, हायर एजुकेशन नहीं होगी तो R&D नहीं होगा। अच्छी हायर एजुकेशन के लिए हमें अच्छी स्कूल एजुकेशन चाहिए। तो हम ना तो अच्छी स्कूल एजुकेशन दे रहे हैं, ना अच्छी हायर एजुकेशन दे रहे हैं, क्योंकि खर्च भी कम कर रहे हैं। और दूसरा हमारा फ्यूडल एटीट्यूड है, हमारी जो लीडरशिप है बहुत फ्यूडल है, वो गरीब को जो अच्छी शिक्षा नहीं देना चाहती। इसीलिए आप देखेंगे कि असर की रिपोर्ट, जो एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट जो 2005 से आ रही है, वो दिखाती है गांव के स्कूलों में 5वीं जमात के बच्चे दूसरी जमात की पढ़ाई लिखाई गणित नहीं कर पाते। और 2024 की रिपोर्ट में आया कि 14 से 18 साल के बच्चे दूसरी जमात की पढ़ाई लिखाई गणित नहीं कर पाते। और फिर हमारी जो टीचिंग होती है वो रट्टा मार के हो जाती है, तो समझ नहीं आता बच्चों को। तो जब समझ नहीं आएगा तो हायर एजुकेशन कैसे करेंगे, R&D कैसे करेंगे। तो हमें अपनी शिक्षा में ज़बरदस्त सुधार लाना पड़ेगा। और सर वीडियोस आते हैं सर बाहर, जहाँ पे शिक्षकों को खुद नहीं आता है, वो बच्चों को क्या पढ़ाएंगे, सरकारी स्कूल के जो हालात नजर आते हैं। अच्छा, आत्मनिर्भरता की जब बात होती है, हम जब बात करते हैं आत्मनिर्भरता को लेकर, तो सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि हम आत्मनिर्भर बनेंगे, विकसित भारत का सपना 2047 की बात जब हम करते हैं। लेकिन आत्मनिर्भरता क्या जो बातें तमाम होती हैं वो हवाई नज़र आती हैं, क्योंकि अब इंपोर्ट कितना होता है। अब व्यापार घाटे की बात करेंगे हम, तो आप आंकड़े आपसे छुपे हुए नहीं हैं, वो उसकी तस्दीक देते हुए नज़र आते हैं। तो कैसे करें हम कम?
व्यापार घाटा कैसे कम करें? फिर R&D की बात आ जाती है। हाँ। जब तक R&D नहीं होगा तो आपका एक्सपोर्ट अच्छा नहीं होगा। आप रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करेंगे ना कि मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट ज़्यादा एक्सपोर्ट करेंगे। तो जैसे कि अगर आपके पास स्टील की टेक्नोलॉजी नहीं होगी तो आप आयरन एक्सपोर्ट करेंगे ना कि स्टील एक्सपोर्ट करेंगे, है ना। उसी तरह अगर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स की टेक्नोलॉजी नहीं है, चिप्स की नहीं है, तो आप असेंबल कर लेंगे पर आप जो वो फ़ोन नहीं बना पाएंगे, है ना, अपनी तरह से। तो इसलिए R&D जब तक हमारा अच्छा नहीं होगा तब तक हमारा एक्सपोर्ट भी अच्छा नहीं होगा और हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो हमारी डिपेंडेंस दूसरों के ऊपर बढ़ती चली जाएगी। तो फिर वही R&D, मतलब अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा जो समस्या हमारे देश की वो स्ट्रेटेजिक है कि हमारा R&D कमज़ोर है। तो आत्मनिर्भर होने का क्या मतलब है? आत्मनिर्भर होने का मतलब ये नहीं आज की दुनिया में कि सब कुछ आप बनाएंगे, आपके पास आएगा भी जाएगा भी, वो किस टर्म्स पे आएगा, तो हमारे पर एडवर्स टर्म्स में आता है। क्योंकि हम हाई टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करते हैं और रॉ मटेरियल वगैरह या लो टेक्नोलॉजी वाले आइटम देते हैं, तो उसमें हमारे टर्म्स ऑफ ट्रेड हमारे खिलाफ चले जाते हैं, तो हमारी इंडस्ट्री को और हमारी इकोनॉमी को फ़ायदा नहीं पहुंचता है। तो जब आप टेक्नोलॉजी डेवलप करेंगे तो हाई टेक्नोलॉजी में भी आप ऊपर जाएंगे और लो टेक्नोलॉजी में भी आप जो सब कुछ कर लेंगे। तो मेन जो हमारी जो समस्या है आज स्ट्रेटेजिक है, वो R&D है, वो शिक्षा है, वो स्वास्थ्य है। और यही समस्या है कि अगर शिक्षा और स्वास्थ्य सही हो तो लेबर को जो जॉब भी मिलेगा। आज अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज़बरदस्त है, उसकी वजह से गरीबी भी है, उसी की वजह से असंगठित क्षेत्र आपका 94% है ना। और वहाँ पे जैसे मैंने बताया कि 10, 11, 12 हज़ार से कम की काम मिलता है, तो वो गरीबी की रेखा के आसपास है ना। वो 5 किलो राशन पे डिपेंडेंट हो गए हैं, अगर वो नहीं मिले तो एकदम से गरीबी की रेखा के नीचे वो होंगे, है ना। तो इसलिए हमारी जो सबसे बड़ी समस्या है शिक्षा, स्वास्थ्य, R&D और एम्प्लॉयमेंट। और क्या राजनीति का तरीका बदलने की जरूरत नहीं? अब आपने 5 किलो राशन का जिक्र छेड़ दिया तो उस पर मेरा एक सवाल ये है कि अब हम क्या करते हैं ना, जब लोक लुभावन वादे होते हैं, फ्री 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 फ्री, जो रेवड़ी कल्चर है, सुप्रीम कोर्ट तक उसको लेकर के चिंता जता चुका है, लेकिन जब वोट बैंक से ये कनेक्ट हो जाती हैं चीजें तो फिर सरकार के लिए इन्हें बंद करना अब ऐसा लगता है कि आप अपना वोट बैंक खो देंगे, इस तरह का डर रहता है। क्या अब वो वक्त नहीं आ गया है कि राजनीतिक नफा नुकसान को साइड में रख करके देश के बारे में पहले सोचा जाए? देखिए, जो पार्टीज होती हैं वो तो पावर के लिए होती हैं, देखिए, है ना। उनको तो अपनी पावर से मतलब है, देश से मतलब नहीं है ना। दूसरी बात ये कि जो हमारे नेता लोग हैं ना, वो विश्वास खो बैठे हैं, जनता विश्वास नहीं करती। तो वो जनता कहती कि आज आप मुझे क्या दोगे, है ना। आप प्रॉमिस करोगे गरीबी हटा दो, तो आप 70-75 साल से कह रहे हो, वो तो हुई नहीं है ना। आप कह रहे हो हम घर दे देंगे, वो 75 साल से नहीं हो रहा है। तो इसलिए सारे जो पार्टीज हैं वो कहती हैं कि अगर आज हम प्रॉमिस नहीं करेंगे तो हमें वोट नहीं मिलेगा। हाँ। तो जनता का विश्वास उठ गया नेताओं से। तो इसलिए पॉलिटिक्स तो इसी तरह की चलेगी, क्योंकि पीपल आर नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट, है ना। तो विश्वास लाना बहुत ज़रूरी है ना, कि हम जो प्रॉमिस करते हैं वो करेंगे। प्रॉमिस करते हैं इलेक्शन के टाइम पे, डिलीवर नहीं करते हैं, है ना। तो इसलिए ये जो समस्या है रेवड़ी की ना, वो है विश्वास के उठने की वजह से, है ना तो बीजेपी का विश्वास है, ना ऑपोजिशन पार्टी का विश्वास है। इसलिए अगर एक 2,000 दे रहा है तो दूसरा 3,000 दे रहा है, तो तीसरा 4,000 दे रहा है। कब ये बढ़ के 10,000 तक पहुंच जाएगा इसका भी पता नहीं चलेगा। अच्छा, तो एक तरह से मास स्केल पे ब्राइबरी चल रही है कि भाई हम ब्राइब करेंगे तो हमें वोट मिलेगा। अच्छा, उसमें भी बीजेपी बाजी मार ले जाता है, जो ऑपोजिशन पार्टी है वो बाजी नहीं मार पाती है, क्योंकि उनके पास इतने साधन भी नहीं है। तो इसलिए ये जो सारा हिस्सा है वो बहुत परेशानी वाली बात है देश के लिए, इससे देश का डेवलपमेंट रुकता है। अच्छा, एक और अहम चीज़ मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि जिस संकट की वापस मैं आता हूँ, मिडिल ईस्ट की वजह से जो संकट पैदा होता हुआ नजर आ रहा है, अब जो रास्ते सरकार अख्तियार कर रही है, सरकार का ये भी कह रही है कि हम वैकल्पिक रास्ते अख्तियार कर रहे हैं, दूसरे देशों की तरफ देखते हुए नज़र आ रहे हैं। नॉर्वे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे, यूरोप में सबसे बड़ा तेल उत्पादक, आप जानते हैं उस चीज़ को। अब मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूँ यहाँ पर कि अगर नीति में कमी है तो क्या भारत के सामने, जिस तरह से विपक्ष कह रहा है, एक बड़ा आर्थिक संकट अगर होर्मुज नहीं खुलता है तो वो आता हुआ नजर आ रहा है, इन्फ्लेशन और भी हायर होता हुआ नजर आ रहा है। और एक अर्थशास्त्री को मैं सुन रहा था, वो ये कह रहे थे कि रुपये को गिरने दो, उससे क्या होगा कि आपका निर्यात बढ़ेगा, जब निर्यात बढ़ेगा तो फिर भारत की अर्थव्यवस्था के लिए ये अच्छा होगा। उसे आप किस तरह से देखते हैं? 2 सवाल। तो देखिए, ऐसा है कि हमको तो जहाँ तक रिलेशनशिप है बिल्ड करना ही चाहिए, पर लेकिन इक्वल रिलेशनशिप होना चाहिए। अभी तो कोई भी आपको सस्ता नहीं देगा, जो मार्केट में है दाम उसी को आपको मिलेगा, है ना। पर यह कि मतलब आपकी कमी ज़्यादा ना बढ़ जाए, इसलिए आपको कुछ रिश्ता बना के रखना पड़ेगा, क्योंकि जब 90% हम इम्पोर्ट कर रहे हैं ना, और दुनिया में एनर्जी की शॉर्टेज है,
तो हमें कोई ज़्यादा तभी देगा जब कोई स्पेशल रिलेशनशिप होगा ना। तो हम तो यही कर रहे हैं, पर फिर भी कमी तो रहेगी, क्योंकि जब दुनिया में कमी हो गई, 20% क्रूड और जो गैस वहाँ से आता था वो नहीं आ रहा है, तो उसका आपने 2-4-5% आप कहीं इधर उधर से पूर्ति कर लेंगे, पर 10-11% की तो रहेगी। 10-11% की जो शॉर्टेज है उसका मतलब है उत्पादन पे असर पड़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन पे असर पड़ेगा, आपके कंजम्पशन पे असर पड़ेगा, तो अर्थव्यवस्था में असर तो पड़ने ही वाला है। उसको थोड़ा सा कम कर, पर मेरा मानना है कि उससे ज़्यादा अगर हम अपने देश में गैर ज़रूरी चीज़ों को रोक लें तो हमारे उससे जो काफ़ी पूर्ति हो जाएगी। हम ज़रूरी चीज़ों को सप्लाई करें, गैर ज़रूरी चीज़ों को रोकें, है ना? वो करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके बिना कोई जब लॉन्ग टर्म में कोई सोल्यूशन भी नहीं है ना? क्योंकि आपको तो कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि आपका तो कल फिर से कुछ और युद्ध हो जाए, कुछ और हो जाए, किसी और वजह से सप्लाई बॉटलनेक हो जाए, तो ये हमें एक नेशनल स्पिरिट में करना पड़ेगा। पर ये भी ठीक है कि जब प्रधानमंत्री गए, नॉर्वे गए, यूएई गए, थोड़ा मदद उनसे मांगी, पर उससे पूर्ति तो नहीं होने वाली है। यानी कि देश में ही बड़े फैसले लेने की जरूरत है, कैटेगराइजेशन करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आपको ये पता लगाना होगा कि हमारे लिए जरूरी क्या है, गैर जरूरी क्या है, उसके आधार पर नीति अभी फिलहाल बनाने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो फिलहाल महंगाई का मीटर जरूर ऑन आ रहा है, लेकिन सरकार की नीतियों को लेकर के भी सवाल कई सारे खड़े हो रहे हैं। विपक्ष भी लगातार आर्थिक संकट की चेतावनी देता हुआ नजर आ रहा है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता हुआ नजर आ रहा है कि क्या वाकई में सिचुएशन जो है वो सरकार के हाथ से निकल रही है, और अगर ऐसा है तो फिर जो महंगाई की मार जनता पर पड़ रही है उससे निजात कैसे मिलेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। लगातार बने रहिए टीएनपी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।